और आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों का दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। We all know that today we are gathered here to celebrate our Constitution Day and come together with the cause for the unity. बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि संविधान केवल लोगों को उनके खुशियों को हासिल करने का अधिकार देता है, लेकिन इन खुशियों को आपको अपने बलबूते पर प्राप्त करना होगा। इन महत्वपूर्ण विचारों के साथ समंदर में लहरों का महोत्सव होगा। समंदर में लहरों का महोत्सव होगा जब कार्यक्रम में खुशियों का महोत्सव होगा। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याचा सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तींची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानामध्ये आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अनियमित करून स्वतः पर अर्पण करीत आहे। जय भीम जय भीम। आज संविधान दिन हम मना रहे हैं। आज तक संविधान मनाने वाला जो समाज है, संविधान का सम्मान करने वाला जो समाज है, वो गलियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला जो समाज है वह मनाता था। और हम आदिवासी होने के बावजूद हम लोग इस संविधान को हमें इस संविधान की महत्ता हमको मालूम नहीं, लेकिन जब महत्ता हमको मालूम हुई तो हम धीरे धीरे इसको छोटे पैमाने पे हम संविधान दिन मनाने लगे। आज का जो आयोजन है, हमने राष्ट्रीय आयोजन का ऐसा नाम दिया है। क्यों? कि संविधान, यहाँ संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और क्योंकि संविधान बनाने के पहले बाल गंगाधर तिलक ने इस देश के जो बहुसंख्य वर्ग जो है उनकी उपेक्षा की थी और कहा था तेली तंबोड़ी कुनबी कुर्मी, यह संविधान में, यह संसद में जाकर क्या करेंगे, वहां हल चलाएंगे क्या? तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि शूद्रों को अगर अधिकार दिया जाता है तो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। सरदार पटेल जी का कहना था कि हमने तो दरवाजे भी बंद कर दिए बाबा साहब को अंदर आने के, और खिड़कियां भी बंद कर दी, बाबा साहब कैसे आते तो हम देखते। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान सभा में जाकर जो एक संविधान बनाया, क्यों कि दूसरे देशों में जो संविधान बना है और ये भारत में जो संविधान बना है इसमें काफी तफावत है। क्योंकि दूसरे देशों में ज्यादा जातियां नहीं है, धर्म नहीं है ज्यादा, लेकिन इस देश में हजारों जातियां हैं और सैकड़ों धर्म हैं। तो इस
का इस चैलेंज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया और ऐसा उत्कृष्ट संविधान दिया जिसको यह सभी जाति वर्ग जो है, सभी धर्मों को, इनको बराबरी का स्थान दिया। भारत का जो गणतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, अर्थात गणतंत्र प्रजातंत्र में जहां देश की जनता ही सर्वोपरि है, यह बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में नोंद की। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह लिया कि सभी जो संगठन हैं, जो पिछड़े संगठन हैं, जिनको बिखरा हुआ संगठन है, इसको हमने एक करने की कोशिश इस राष्ट्रीय संविधान आयोजन का जो कार्यक्रम किया, इसमें एक करने की कोशिश की है। हमारी यह शुरुआत है। तो मैं, क्योंकि इस देश में जो 2014 से जो सरकार है, जो आई हुई है, ये सरकार यहां पे किस तरह हवा बना रही है, हिंदू मुसलमान इस प्रकार का झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस संविधान के, इस देश का कारोबार यह संविधान के ऊपर चलेगा या मनुस्मृति के ऊपर चलेगा, यह हमें सोचना है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मनुस्मृति के अनुसार हम इस देश का कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन हम जो बाबा साहब के सिपाही हैं, हम जो बाबा साहब के बच्चे हैं, हम इस संविधान को अगर कोई हाथ लगा देगा तो हम उसको हाथ नहीं लगाने देंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यकों को, अगर क्रिश्चियनों को कोई अगर उनके तरफ टेढ़ी निगाह से देखता है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। हमारा दायित्व है, क्योंकि एनआईसी या सीएए, एनआईसी ये जो है, इसमें मुस्लिम को किस तरह डराया गया। उन लोगों ने, हमारी एक गलती ये भी हुई कि उन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर संविधान को छाती पे लेकर, बाबा साहब का फोटो लेकर एक बड़ी रैली, दिल्ली में भी बहुत बड़े तादाद पे ये हुआ, धरना कार्यक्रम हुआ, नागपुर में भी बहुत बड़ी, लेकिन हम लोग उस समय हम चुप बैठे, यह हमारी गलती है। अगर उनके साथ में हम लोग तिरंगा लेके, हम लोग आदिवासी अपना पीला झंडा लेके, हम लोग बाबा साहब के लोग नीला झंडा लेके उनके साथ खड़े होते तो एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण होती। आज जो हमारे सत्कार मूर्ति है, उन लोगों का जो स्वागत कर रहे हैं और गेस्ट, उनके बारे में कुछ 5 मिनट में मैं आपको बातें बता देता हूँ। आज के सर्वप्रथम सत्कार मूर्ति है जनार्दन सूर्यभान पाटिल, जिनको जयस के नाम से हम जानते हैं। 7 नवंबर 1977 को आप महाराष्ट्र के विद्युत महामंडल में अभियंता के पद पे ज्वाइन हुए। शाहू फुले, बाबा साहब, नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके विचारधारा से आप प्रभावित हैं। 2003 में उन्होंने नियोजन पूर्वक स्वतंत्र मजदूर यूनियन की स्थापना की और पूरे भारतवर्ष में वो एक मजदूर नेता के नाम पे जाने जाते हैं। और विशेष बात, हम महाराष्ट्र के लोग 35 से 40 साल से देख रहे हैं कि एक कैपेबल और जेन्युइन लीडरशिप उभर कर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जो सारे देश को योगदान देते हैं, जिनको सम्मान चिन्ह दे रहे हैं और जिनका स्वागत हम करना चाहते हैं। उन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता से सम्मानित किया। शास्त्री युवा पुरस्कार विजेता है और आरटीएम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडी लॉ में वो काम करते हैं सदस्य के रूप में, और वक्फ बोर्ड के लिए भी उन्होंने कानूनी सलाह दी। और आप सब जानते हैं मराठी लोकमत, हिंदी लोकमत और अंग्रेजी में ये अपने PIL के द्वारा सामाजिक जस्टिस को स्थापित कर रहे हैं। तो गिव हिम बिग हैंड्स एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, हमारे सामाजिक न्याय के एक संघर्षकर्ता प्रशांत भूषण साहब को।
वे भारत के उच्चतम न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 15 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने 500 से अधिक जनहित याचिकाओं को जनता की तरफ से केस लड़े। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई। हम नागपुर के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे स्पष्ट वक्ता और विवाद और आलोचना से परे सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला एक इंसान, एक अधिवक्ता जिन्होंने कानून और जस्टिस के बीच की गैप को खत्म कर दिया, ऐसे महान व्यक्ति को देश की कानून संरचना को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया। वक्त बदल रहा है, लोग बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जरूरत है उन तक के हमको एक कदम आगे पहुंचा के संविधान समझाने की। और जिन्होंने आज ये संविधान को समझ लिया है, ये जिम्मेदारी उन पर ज्यादा है। आज का टॉपिक दिया था, क्या संवैधानिक नैतिकता के बिना संवैधानिक और एवं लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हो सकता है? मेरी नजर में संविधान की नैतिकता 3 शब्दों में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने डिस्क्राइब कर दी थी। वो 3 शब्द हमको प्रियम्बल में ही मिल जाते हैं: समता, बंधुता और न्याय। क्या संविधान इतना कठिन बुक है कि उसको समझने के लिए, कल एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कह रहे थे ये बात, वही मैं दोहरा रहा हूं कि क्या संविधान इतनी कठिन किताब है कि उसको समझने के लिए इंडिया के सबसे उच्च कोटि के ब्रेन्स, कभी 5 के टीम में बैठना पड़ता है, कभी 7 की टीम में बैठना पड़ता है, कभी 9 की टीम में बैठना पड़ता है, कभी 11 की टीम में बैठना पड़ता है, और फिर भी एक मत नहीं हो पाते? क्या इतना कठिन है? ये 3 ही तो शब्द समझने हैं आपको: समता, बंधुता और न्याय। अगर इन 3 शब्दों की कसौटी पर किसी भी आर्टिकल को आप कसें तो संविधान के निर्माताओं क्या चाहते थे हमसे, ये हमारे समझ में आएगी और उसी नैतिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको विरोधाभास में जीने की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, हमने फंडामेंटल राइट बनाया, हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमने दिया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चाहते थे कि 1960 में, यानी संविधान लागू होने से 10 साल में ये मूलभूत अधिकार बने, लेकिन हमको 60 साल लग गए। हमने 2010 में लाया। कोई बात नहीं, लाया तो सही। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए, लेकिन हम ऐसा रूल बनाते हैं कि जो बच्चियां अपना सर ढाकती हैं वो स्कूल ना जाए। ये विरोधाभास है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही पाता है। क्या यह समता के प्रिंसिपल पे उतरता है या विरोधाभास? हम पिछड़ों को न्याय देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, लेकिन उसी में हम अमेंडमेंट करते हैं और गरीबों के लिए उसमें 10% रिजर्वेशन रखते हैं। गरीबों को दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक ही संवर्ग के गरीबों को आप देते हैं और बाकी गरीबों से कहते हैं कि आप इसमें नहीं आ सकते। क्या यह बंधुता के कसौटी पर ठीक है? हाथरस में, कठुआ में और कई जगह पिछड़ी जाति की
मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज, ट्राइबल बच्चियों के साथ जुल्म होता है, हम उन जालिमों के फेवर में मोर्चे निकालते हैं, हम उन जालिमों के सपोर्ट में रास्ते पर उतर आते हैं और जो एमएलए जिन मोर्चों में शामिल है उनको इनाम के तौर पे मिनिस्ट्री देते हैं। क्या ये न्याय है? तो ये जो विरोधाभास हम क्रिएट कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो खामोश है, ये बताता है कि हम संविधान की नैतिकता पर नहीं चल रहे, बल्कि संविधान के अर्थ का अनर्थ किए जा रहे हैं, जो कभी संविधान निर्माताओं ने चाहा ही नहीं, जिन प्रिंसिपल्स पे उन्होंने इस संविधान को निर्माण किया ही नहीं, वो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। जब ओबीसीज को राजनीतिक रिजर्वेशन देने की बात हुई तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लाया गया, क्या 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते? बार बार पूरा संविधान हमने पढ़ लिया, कहीं नहीं मिला 50% आंकड़ा। फिर ईडब्ल्यूएस के केस में वही चैलेंज हुआ, तो 3 जजेस के बेंच ने 6 महीने पहले विकास गौड़ी के केस में जो कहा था, एग्जैक्टली उससे विपरीत 3 जजेस के बेंच ने ईडब्ल्यूएस के केस में कहा कि 50% का उतना स्ट्रिक्टली और मैंडेटरी नहीं होता। क्या ये ऐसा है कि यू शो में द पर्सन आई शो यू द रूल? क्या आप मुझे व्यक्ति बताइए, उसके लिए मैं अलग रूल बताऊंगा? क्या ये न्याय है? कि विरोधाभास? उससे भी एक कदम आगे जाके हम कहेंगे कि जब ओबीसीज को रिजर्वेशन देने से इनकार किया जा रहा था तो उसका कारण यह दिया गया था कि इनका पूरा डेटा, लोक संख्या का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वही ओबीसी डिमांड कर रहे थे कि आप हम लोगों की जनगणना कीजिए और जनगणना ये जाति निहाय कीजिए, तो उससे इनकार किया जा रहा था। तो एक तरफ डेटा निर्माण करने का इनकार, डेटा जमा करने का इनकार, और दूसरी तरफ उसी डेटा के भरोसे कि डेटा नहीं है इसलिए उनको न्याय देने से इनकार। क्या यह समता और न्याय के प्रिंसिपल्स पर बैठेगा? फिर एक कदम आगे जाके क्या डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है या उसकी ताकत में आता है, वो उसके कंट्रोल में है? तो उसका जवाब है नहीं, डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ये अधिकारियों की और शासन की है। तो अगर डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है तो आप सजा किसे दोगे? अधिकारियों को और शासन को या उस आम आदमी को? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हम सजा देंगे आम आदमी को, और ओबीसीज का पूरा राजकीय हम रिजर्वेशन निकाल देंगे क्योंकि उन कलेक्टर ने, इलेक्शन कमीशन ने डेटा जमा नहीं किया। क्या ये न्याय है? एक और शब्द आता है संविधान के प्रियम्बल में, समाजवाद। समाजवाद तो पहले ही था संविधान में, ये शब्द बाद में जोड़ा, और उस समाजवाद को आगे कई सारे चैप्टर्स में ये है कि जो यहां पे हमारे ट्राइबल बंधु है उनके जो अधिकार है यहाँ की, क्योंकि वो ओरिजिनल है, हमारे आदिवासी है, वनवासी नहीं है, माफ करना, अगर कोई कह रहा है तो वो संविधान विरोधी है। वो यहां के मूल निवासी, आदि निवासी, तो उनके जो अधिकार है वो वेल डिफाइंड है। प्रशांत सर ने बहुत केसेस चलाई है उसमें।
पेशा का कानून आया, जंगलों पे उनके अधिकार, वहां के रिसोर्सेस पे उनके अधिकार को हमने एक्नॉलेज किया। जाइए मांगने, देखिए उस कलेक्टर ऑफिस का बाबू ही वहां पे आपको कल रेड लाइन लगाता है। किसी गांव में पेशा के अधिकार नहीं मिल पा रहे। आप संवैधानिक न्यायालयों में जाइए, वो कहते कि नहीं, आदिवासी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे करके हम वहां नहीं रहने दे रहे। जो हजारों साल से इस जमीन को, इस जंगल की, यहाँ के जानवरों की रक्षा किया आ रहा है, वो नुकसान पहुंचाएगा। और ये बड़ी बड़ी माइंस आपने जिनको दे रखी है, वो क्या कर रहे हैं? क्या ये उस समाजवाद, क्या ये न्याय इनकी कसौटी पर उतरते हैं? मेरी नजर में इनका जवाब है नहीं। इस देश पर दो तरह की गुलामगिरियां थी। एक थी राजकीय गुलामगिरी और दूसरी मानसिक गुलामगिरी। राजकीय गुलामगिरी को पाटने के लिए हमने स्वतंत्र संग्राम चलाया। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, राजकीय गुलामगिरी खत्म हुई, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र चलाने के लिए शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ये 3 स्तंभ है। और इसीलिए प्रशासन चलाने के लिए और मानसिक गुलामगिरी को दूर करने के लिए हमने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की निर्मित की। इसमें सभी का सहयोग था। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि 19 नवंबर को, अभी 19 नवंबर 2022 को नागपुर में नागभूषण पुरस्कार का वितरण हुआ। इस वितरण समारोह में सत्कार मूर्ति 3 बड़े बड़े व्यक्ति थे। उनमें से सबसे वयोवृद्ध लीलाबाई चितले थी, इनकी उम्र 93 ईयर्स हो चुकी है, बहुत बड़ी समाज सेवी है। नंबर 2, इस देश के निवृत्त सर न्यायाधीश श्री बोबड़े साहब थे, उनका भी सत्कार हुआ उसमें। और तीसरे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे जी, इनका भी सत्कार हुआ 18 तारीख को नागभूषण पुरस्कार देके। जब ये पुरस्कार हुआ तो लीलाताई चितले जो 93 साल की हो चुकी है, उनका वक्तव्य 19 तारीख के वर्तमान पत्रों में, अखबारों में छप के आया। उसे सुनकर और उसे देखकर उसके ऊपर में बोबड़े साहब ने और साल्वे साहब ने जो प्रतिक्रिया दी, उसको देखते हुए बड़ा दुख हुआ। मुझे लगता है संविधान खतरे में है, ये लीलाताई का कहना था। और आप आश्वस्त रहे, हर हाल में रक्षा करेंगे, बोबड़े साहब ये कहते हैं उनके निवृत्ति के बाद में। सुनिए, जिनकी ये संविधान की रक्षा की जवाबदारी इस देश ने न्याय व्यवस्था के ऊपर दी हुई है। क्या इस देश की न्याय व्यवस्था ने यह भूमिका बखूबी निभाई है? बोबड़े साहब के सामने, साल्वे साहब के सामने जब लीलाताई ये कहती है तो यह हमें कहना पड़ता है कि इस देश की न्याय व्यवस्था संविधान की रक्षा करने में फेल्योर हुई है। ऐसा क्यों? बाबा साहब ने जब संविधान बनाने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली तो उनको मालूम था इस देश में हजारों सालों से व्यक्ति की
सेल्फ मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन हुआ है। इस देश में बहुतांश लोगों को जाति धर्म में बांटकर उनके आत्मसम्मान को ठेस लगाई हुई है। इस आत्मसम्मान को जगह पर लाने के लिए संविधान में उन्होंने समता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था की। ये हमारा प्रियम्बल है। लेकिन क्या ये न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ की इस तरह से इसके काबिल हुई? मेरे मन में कोई भी शंका नहीं कहने में कि न्याय व्यवस्था ये पूरी तरह से फेल्योर हुई है। ये गुलाम हो चुकी है सत्ता की। ये दुख भरी दास्तान है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सब लोग प्रशांत भूषण जी को सुनने के लिए है। परंतु इस सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो अलग जगाया था, और इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने, विशेषतः बहुजन समाज ने इसको समझने की कोशिश इस 75 सालों में की, पाया कि ये नहीं हुआ है। आज देश को टुकड़े टुकड़े करने की जवाबदारी ये लोग कर रहे हैं। उसको जो मैन्यूअर दे रहे, मराठी में बोलते हैं खत पानी देना, वह दुर्भाग्य से न्याय व्यवस्था कर रही है। हमारे संविधान का जो बेस है वह है इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14, 15 एंड 16। क्या ये सही में इसकी रक्षा हो चुकी है? 342 आर्टिकल 342 को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमको 75 साल नहीं लगे? क्यों इसमें बार बार चेंजेस किए गए? आर्टिकल 342 के साथ में 366, 24, 25 का क्या मतलब रहा? जब 2000 नवंबर में मिलिंद कतवारे के केस में पायो जज के बेंच ने बोला कि यह ऑर्डर में जैसे शब्दों में लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए। अगर इस देश की पीड़ित जनता के लिए ऑर्डर में जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना चाहिए, अगर 5 जजेस के बेंच कहते हैं, तो 366, 24, 25 का मतलब क्या रह गया? बाबा साहब ने उस आर्टिकल को क्यों डाला? क्या किसी अधिवक्ता ने न्याय व्यवस्था के सामने इसकी गुजारिश की, इसका इंटरप्रिटेशन के लिए बात की? दुर्भाग्यवश नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे न्याय व्यवस्था की ज्यादा जानकारी नहीं है। आर्टिकल 261(1) में लिखा हुआ है कि इस देश में जो भी पब्लिक सर्वेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करता है, वो डॉक्यूमेंट पूरे देश में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में जैसे कि वैसा लागू होगा। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का महाराष्ट्र का आदमी बिहार में जाके जब वो डॉक्यूमेंट देता है उसको नकारा जाता है और उसको न्याय व्यवस्था सही ठहराती है। ऐसा क्यों है? क्या यही नियति है? हमको जागना होगा।